स्टार्ट करने जा रहा हूं एक बहुत ही बेसिक चैप्टर, दैट इज द सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। कहने को इस चैप्टर का नाम बेसिक कंसेप्ट है, लेकिन सच में जब सवाल बहुत बेसिक से आ जाता है, बहुत बेसिक डेफिनेशन से आ जाता है, तो बच्चा उन डेफिनेशन बेस्ड सवालों में भी फंस जाता है। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है एक टर्म से, दैट इज मोल। व्हाट इज वन मोल? One mole is the collection of 6.022 into 10 raised to the power 23 entities. इतनी सारी चीजों का कलेक्शन वन मोल है। ये एटम हो सकते हैं, ये मॉलिक्यूल हो सकते हैं, ये आयन हो सकते हैं, ये कुछ भी हो सकते हैं। जब कभी इतनी सारी चीजें एक साथ होती हैं, वही वन मोल है। एक्चुअल में इतना बड़ा नंबर ऐसे लिख दो तो फील नहीं आता। एक बार इसे अपन ऐसे लिखें, कैसे लिखें? 6.022 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 23। इसे मैं कंप्लीट नंबर में लिख रहा हूं, राइट? सो 10 की पावर 23 मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इट बिकम्स 6022, बचा 10 की पावर 20, तो मैं यहां 20 लगा रहा हूं, राइट? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। दिस ह्यूज नंबर, दिस बिग नंबर इज वन मोल। ये है वन मोल। इतना बड़ा नंबर है वन। हम कहते हैं वन मोल एटम, कहते तो वन मोल है, लेकिन मन में एक की फीलिंग होती है। लेकिन आज से जब आप वन मोल बोले तो आपके मन में ये रहे कि हम इतने बड़े नंबर की बात कर रहे हैं। दिस नंबर, दिस पर्टिकुलर सेट ऑफ नंबर, इसे हम लोग एवोगाड्रो नंबर भी कहते हैं, इसे हम लोग मैजिकल नंबर भी कहते हैं। क्यों? अभी बताऊंगा मैं आपको। एंड अमेजिंग थिंग इज कि ये जो नंबर है एग्जैक्टली टोटल नंबर ऑफ एटम्स के बराबर थे जो 12 ग्राम ऑफ कार्बन में प्रेजेंट थे। 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन में जितने कार्बन के एटम हैं, ये इस नंबर के बराबर थे। मात्र 12 ग्राम में नहीं, दुनिया के किसी भी सब्सटेंस का वेट, उसके मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट के बराबर ले, उसमें एग्जैक्टली वही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ एटम होंगे जितने वन मोल में होते हैं। वाटर का मॉलिक्यूलर वेट है 18। अगर वाटर का आप 18 ग्राम्स लेते हैं, वाटर का मॉलिक्यूलर वेट है 18, लेकिन अगर वाटर का 18 ग्राम्स लेते हैं, पानी को हाथ में 18 ग्राम रख सकते हैं, राइट? अगर वाटर का 18 ग्राम्स लेते हैं तो आप आंख बंद करके कह सकते हैं उसमें वाटर के 1 मोल मॉलिक्यूल है। उसमें इतने सारे वाटर के मॉलिक्यूल हैं बिना काउंट किए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को आपने काउंट कर लिया यार। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज मैजिकल नंबर। उसी प्रकार से आप किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट को जानते हुए नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल O2 गैस, O2 का मॉलिक्यूलर वेट है 32। अगर मैं O2 का 32 ग्राम्स लूंगा तो आई एम डैम श्योर कि 32 ग्राम में एग्जैक्टली 1 मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल है। जितने ही मॉलिक्यूल हैं दुनिया के किसी भी सब्सटेंस में, उसके मॉलिक्यूलर वेट या उसके एटॉमिक वेट के बराबर जब आप उसका वेट लोगे तो उसमें 1 मोल ऑफ सब्सटेंस होगे। या मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं, 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल का जो वेट होगा, वेट ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज एग्जैक्टली इक्वल टू इट्स एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट। बस फर्क इतना है वो कि ग्राम में होगा। इस चैप्टर में बहुत सारे नंबर ऑफ मोल्स निकालने के फॉर्मूले हैं। आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। जैसा कि सबसे पहला फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अगर आपको सवाल में किसी सब्सटेंस का वेट गिवन है और उसका मॉलिक्यूलर वेट पूछा है तो आप उसके मोल निकाल सकते हैं। लाइक मैंने आपसे कहा 18 ग्राम पानी में कितने मोल, कितना ग्राम पानी 18 ग्राम, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना 18। सो 18 by 18 1। व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल? 1। 36 ग्राम पानी में कितने पानी के मॉलिक्यूल? व्हाट इज द वेट? 36। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट? 18। 36 by 18 कम्स आउट 2 मोल्स। उसी प्रकार से अगर आपको वॉल्यूम गिवन हो तो वॉल्यूम से भी आप मोल निकाल सकते हैं, और वॉल्यूम से मोल निकालने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर, राइट?
मैंने कहा हाइड्रोजन गैस के 11.2 लीटर है, तो हाइड्रोजन गैस के 11.2 लीटर है, तो उसमें कितने मोल हुए, उस नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू 11.2 अपॉन 20.4, इट कम्स आउट हाफ मोल। एक्चुअल में दुनिया में किसी भी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर एट एसटीपी और एनटीपी कंडीशंस पे, इतना वॉल्यूम वो ऑक्युपाइड करती है। 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी और एनटीपी ऑक्युपाइड 22.4 लीटर। उसी फैक्ट से फॉर्मूला बनाया, आपको तो फॉर्मूला याद रखना है, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। नेक्स्ट है नंबर ऑफ मोल इक्वल टू नंबर अपॉन एवोगाड्रो नंबर। कुछ इस प्रकार से आप नंबर ऑफ मोल्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं, बस आपको आइडेंटिफाई करना है सवाल में डाटा किसका गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालें। नेक्स्ट टर्म है एटॉमिक मास। कार्बन का एटॉमिक मास कितना है, 12। ये 12 है क्या, 12 ग्राम है, 12 किलोग्राम है, 12 है क्या। जब भी हमें कुछ मेजर करना होता है तो सबसे पहले एक स्टैंडर्ड, एक रेफरेंस बनाया जाता है। लाइक आज हमारे पास 1 kg का रेफरेंस है, तो मुझे पता है 1 kg एप्पल अगर मैं लेने गया तो एक तरफ तराजू के 1 kg का वॉट रखूंगा और एक तरफ एप्पल रखूंगा, तो कहीं जाके 1 kg एप्पल मेजर्ड होगा। जो 1 kg एप्पल आज आपके सामने है वो 1 kg एप्पल इसलिए है क्योंकि बगल में मैंने 1 kg का स्टैंडर्ड रखा है जो हमने ही डिजाइन किया है, जो ह्यूमैनिटी, इंसानी कम्युनिटी ने डिजाइन, भैया ये आज से 1 kg है और इसी 1 kg के रेफरेंस में सारी चीजें मेजर होंगी। अब एटम के एटॉमिक मास को मेजर करना था, तो एटम के एटॉमिक मास को मेजर करने के लिए हमने एक रेफरेंस बनाया, हमने एक नया वॉट बनाया, और वो जो वॉट बनाया वो हमने कार्बन 12 के एटम से बनाया। कार्बन 12 के एक एटम, राइट, कार्बन 12 के एक एटम का जो 1/12 हिस्सा है, जो 1/12 मास है, उसको हमने कहा 1 AMU। अब दुनिया के सभी एटम को इसी AMU के रेफरेंस हमने मेजर करना शुरू कर दिया। नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट है 14। इसका कहने का मतलब है कि वो कार्बन एटम के 1/12 हिस्से का 14 टाइम्स हैवियर है। इसीलिए ये जो एटॉमिक वेट आप जानते हैं, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, सल्फर का, फास्फोरस का, ये सब के सब रिलेटिव एटॉमिक मास भी हैं, ये सब के सब रिलेटिव एटॉमिक वेट भी है, क्योंकि ये सब के सब कार्बन के रेफरेंस में कार्बन के रिलेटिव तौले गए हैं, मेजर किए गए हैं। इसी वजह से सवाल यहां 2 तरह का आता है। व्हाट इज द एटॉमिक वेट, नंबर 1। व्हाट इज द रिलेटिव एटॉमिक वेट, नंबर 2। व्हाट इज द एक्चुअल एटॉमिक वेट। अगर सवाल आपसे एक्चुअल एटॉमिक वेट का पूछेगा तो याद रहे आपका आंसर ग्राम किलोग्राम में ही जाएगा। एक एटम का वेट, जैसे मैंने आपसे कहा कि व्हाट इज द वेट ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन, तो एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन 12 ग्राम नहीं है, 12 ग्राम 1 मोल कार्बन का वेट है। मेरा सवाल है व्हाट इज द एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन, एक एटम का कितना वेट है, तो एक एटम का वेट है 12 AMU। जो आपने AMU बताया वो रिलेटिव एटॉमिक वेट है। अगर सवाल मुझसे कहता है व्हाट इज द एक्चुअल एटॉमिक वेट, तो मेरा आंसर होगा 12 AMU, और AMU को कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें ग्राम में। जब भी एक्चुअल एटॉमिक वेट पूछेगा तो आपको आंसर ग्राम किलोग्राम में ही देना पड़ेगा, राइट। एक इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि जब भी कभी हम एवोगाड्रो नंबर और 1 AMU को मल्टीप्लाई करते हैं वो 1 ग्राम के इक्वल है। अगर एवोगाड्रो नंबर और 1 AMU को मल्टीप्लाई किया वो 1 ग्राम के इक्वल है। यहां से टर्मिनोलॉजी चल जाती है, जब भी कहा जाता है ग्राम एटम, इसका मतलब है मोल एटम। जब भी कहा जाता है ग्राम मॉलिक्यूल, इसका मतलब है मोल मॉलिक्यूल। ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, बेसिक टर्म्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। आगे की बात हम न्यूमेरिकल से करते हैं। तो हमने जो फॉर्मूले अभी डिस्कस किए उसी फॉर्मूले पे बेस्ड एक छोटा सा न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल कुछ ऐसा है, 1/2 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। एक सैंपल है उसमें 1/2 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है, 1/2 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है, और अपने को कैलकुलेट करना है वेट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम एट एसटीपी एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। न्यूमेरिकल की लैंग्वेज को समझना पड़ेगा। मैंने 1/2 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल नहीं कहा, मैंने कहा है 1/2 ग्राम मॉलिक्यूल। 1/2 ग्राम मॉलिक्यूल कहने का मतलब है
हाफ ग्राम नहीं है, हाफ मोल है। ये जो टर्म है ये भी मोल बताने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको समझना पड़ेगा कि हमारे पास एक सैंपल है, उसमें हाफ ग्राम मॉलिक्यूल मतलब हाफ मोल ऑक्सीजन है। अच्छा, मॉलिक्यूल है, एक बात तो क्लियर है कि ये जो है ये O2 है। अब हाफ ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन मतलब एक सैंपल है, उसमें हाफ मोल O2 है, अपने को सारा कुछ बताना है। सो सिंपल, फॉर्मूलेज याद करें और वैल्यूज को फाउंड करें। फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा है वेट। मैंने कुछ देर पहले कहा था जब वेट गिवन हो तो कौन सा फॉर्मूला याद करेंगे? नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। नंबर ऑफ मोल कितने? हाफ। कैलकुलेट क्या करना है? वेट। तो हाफ इज इक्वल टू वेट अपॉन 32। सर 32 क्यों लिया, 16 क्यों नहीं लिया? अरे मॉलिक्यूल है, और मॉलिक्यूल है तो मैं इसका मॉलिक्यूलर वेट लूंगा ना कि एटॉमिक वेट लूंगा। तो 32 यहां पुट किया, अपने पास वेट कितना आ गया? 16 ग्राम। मतलब वो सैंपल जहां हाफ ग्राम मॉलिक्यूल है उसका जो वेट है वो टोटल 16 ग्राम्स है। सेकेंड पार्ट में आपसे पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मोल पता है और नंबर पूछा है। फॉर्मूलेज याद करें तो नंबर पता है, मोल कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो यहां से अपने सामने नंबर आ गया। नंबर ऑफ मोल कितने हैं? हाफ इंटू Na, जिसको सॉल्व किया तो वैल्यू आई Na/2। मतलब उस सैंपल में जिसमें हाफ ग्राम मॉलिक्यूल है उसमें टोटल इतने मॉलिक्यूल हैं। थर्ड पार्ट में आपसे पूछा है वॉल्यूम। एक चीज को बिल्कुल दिमाग में सेट कर लें कि जो एसटीपी और एनटीपी की कंडीशन होती है उसमें दुनिया की कोई भी गैस हो, गैस एसटीपी और एनटीपी पर, लिक्विड नहीं, सॉलिड नहीं, केवल गैस, एक मोल का जो वॉल्यूम है वो 22.4 लीटर ही होगा। इसको आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि जब जब वॉल्यूम 22.4 लीटर है तो समझ जाना आंख बंद करके वहां 1 मोल है। इमेजिन करो कि आप जहां बैठे हैं, मैं कह दूं कि यहां पे जो गैस है और कंडीशन एसटीपी की है, यहां पे गैस का टोटल वॉल्यूम है 22.4 लीटर। तो आप कहोगे अच्छा यहां पे जो भी गैस है उसके टोटल 1 मोल है। 1 मोल ऑफ एनी गैस occupies 22.4 लीटर एट एसटीपी और एनटीपी। थर्ड पार्ट में हमसे वॉल्यूम पूछा है, तुरंत वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाया, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4, और यहां से वॉल्यूम की वैल्यू आ गई हाफ इंटू 20.4। हाफ क्या है? मोल। कैसे पता चला? न्यूमेरिकल मॉडल गिवन है, यहां से वॉल्यूम ऑफ सैंपल आ गया 11.2 लीटर। वो सैंपल जहां भी है उसका जो टोटल वॉल्यूम आया है वो आया है 11.2 लीटर। नेक्स्ट पार्ट में हमसे कह रहा है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। इसको थोड़ा फील करना पड़ेगा। ऐसे समझिए कि मेरे पास ये ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है, तो एक O का एटम, ये दूसरा O का एटम, दोनों मिलके क्या बन गए? एक मॉलिक्यूल। अब वो जो सैंपल है उसमें एक मॉलिक्यूल नहीं है, हाफ मोल है, और मोल कितना बड़ा नंबर है? तो हाफ मोल है, हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पता है, पर सवाल हमसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नहीं नंबर ऑफ एटम पूछा है। तो लॉजिक ये है कि एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, तो 2 मॉलिक्यूल में 4 एटम है, तो 10 मॉलिक्यूल में 20 एटम है। तो इतने मॉलिक्यूल में बार बार हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, मतलब इतने मॉलिक्यूल में इंटू 2, टोटल नंबर ऑफ एटम है। ये सवाल करना इतना आसान हो गया क्योंकि हम ये तीनों फॉर्मूले याद थे। अगर वेट दिया है तो ये फॉर्मूला, अगर नंबर दिया है तो ये फॉर्मूला, अगर वॉल्यूम दिया है तो ये फॉर्मूला। उसी कंसेप्ट पे एक और न्यूमेरिकल देखते हैं जो नीट 2016 में आ चुका है। न्यूमेरिकल ऐसा है, द एलिमेंट एक्स एंड वाई कंबाइन टू फॉर्म 2 कंपाउंड्स। 2 कंपाउंड बनते हैं XY2 एंड X3Y2। when 0.1 mole of XY2 weighs 10 grams and 0.05 mole of X3Y2 weighs 9 ग्राम। इसके मोल दिए हैं 0.1, उसका वेट कितना है? 10 ग्राम्स। इसके मोल दिए हैं 0.05, उसका वेट कितना है? 9 ग्राम्स। सवाल हमसे क्या पूछा है? एटॉमिक वेट ऑफ X एंड Y। यह सवाल बेहद ही आसान है।
बस स्ट्राइक करना चाहिए कि हमें डाटा क्या दिया है और फॉर्मूला क्या लगाना है। मोल दिया है, सैंपल का वेट दिया है, द ओनली फॉर्मूला विच मस्ट स्ट्राइक योर माइंड इज नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मैंने XY2 और X3Y2 इन दोनों के लिए नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला लिखा, तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। कितना मोल है 0.1, कितना वेट है 10, तो 0.1 इक्वल टू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। जब मुझे एक्स और वाई का एटॉमिक वेट नहीं पता तो मॉलिक्यूलर वेट में कैसे लिख सकता हूं? यही तो सवाल है फाइंड करने का। मैंने एज्यूम कर लिया कि x का जो एटॉमिक वेट है वो x है, y का जो एटॉमिक वेट है y है, तो मैंने कहा y2 का जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो x + 2y के बराबर होगा। इन द सेम वे X3Y2 के लिए नंबर ऑफ मोल कितने 0.05, वेट कितना 9, तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो नंबर ऑफ मोल 0.05 इक्वल टू 9 अपॉन 3x + 2y। मैंने दो इक्वेशन बनाई, दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया। पहली इक्वेशन से 0.1 अपॉन 0.1, सो आई कैन राइट 1/10, सो दिस 10 मल्टीप्लाई विद दिस 10, इक्वेशन बन जाएगा x + 2y इक्वल टू 100। दूसरी इक्वेशन 0.05, तो इसको लिख सकता हूं 5/100, 100 जाके मल्टीप्लाई होगा तो 905 इंटू 3x + 2y इक्वल टू 900। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया, दो इक्वेशन था, दूसरे को पहले में से माइनस किया और x और y की वैल्यू को हमने फाइंड कर लिया। वेरी सिंपल मेथड। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो अक्सर कुछ टर्म्स न्यूमेरिकल्स में आते हैं और हम उनमें कंफ्यूज होते हैं। उन टर्म्स में से जो सबसे पहला टर्म है वेपर डेंसिटी और दूसरा है रिलेटिव डेंसिटी। इसमें बच्चा अक्सर कंफ्यूज होता है। मैं आपके सामने चार टर्म्स लिख रखे हैं। सबसे पहला है डेंसिटी, दूसरा है वेपर डेंसिटी, तीसरा है रिलेटिव डेंसिटी और चौथा है स्पेसिफिक ग्रेविटी। आप सब डेंसिटी तो समझ जाते हैं, ठीक है। डेंसिटी है, उसका बेसिक फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम। मास और वॉल्यूम का जो रेशियो है डेंसिटी है, फॉर्मूले से आप कर लेते हैं और आप समझ जाते हैं इसकी यूनिट भी होगी। वेपर डेंसिटी क्या है? वेपर डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी। किसी भी गैस की डेंसिटी का रेशियो हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी के साथ, यही उसकी वेपर डेंसिटी है। मतलब फील करो, मेरे पास एक कंटेनर है, उसमें कोई गैस भरी है, मुझे उस गैस की वेपर डेंसिटी निकालनी है। तो उस गैस की वेपर डेंसिटी निकालने का मतलब है कि अंडर सिमिलर कंडीशन मैं उस गैस की डेंसिटी निकालूं और हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी के साथ दोनों का रेशियो निकाल दूं, वही उसकी वेपर डेंसिटी है। तो वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। जब इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे सामने वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला आ चुका है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2। आज से आपके दिमाग में सेट रहे वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर वेट के बीच में रिलेशन क्या है। मतलब कभी न्यूमेरिकल वेपर डेंसिटी देगा, मॉलिक्यूलर वेट इनडायरेक्टली निकालना होगा, तो कभी न्यूमेरिकल मॉलिक्यूलर वेट देगा और वेपर डेंसिटी निकालना होगा। तो वेपर डेंसिटी इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2। नेक्स्ट वन इज रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव वर्ड का मतलब क्या है? किसी के रिलेटिव, किसी के कंपैरेटिव। मान लीजिए मुझे इसकी डेंसिटी निकालनी है, तो डेंसिटी निकालनी है मास अपॉन वॉल्यूम। पर अगर मैं कहूं इसकी रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है, तो इसकी रिलेटिव डेंसिटी का मतलब है इसकी डेंसिटी को किसी के कंपैरिजन में। वेपर डेंसिटी में हमने स्पेसिफाई किया है ओनली हाइड्रोजन गैस, लेकिन यहां पे स्पेसिफाइड नहीं है, यहां पे किसी के रिस्पेक्ट आप देख सकते हो। मतलब रिलेटिव डेंसिटी इज बेसिकली रेशियो ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ गैस A विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ गैस B, गैस C, गैस D, जिसके कंपैरिजन में आप निकाल रहे हैं। इंटरेस्टिंग थिंग इज ये भी रेशियो है, रिलेटिव डेंसिटी भी डेंसिटी का रेशियो है। नेक्स्ट वन इज स्पेसिफिक ग्रेविटी। जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, इसके नाम में तो डेंसिटी नहीं है, लेकिन फिर भी ये डेंसिटी का रेशियो ही है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज बेसिकली द रेशियो ऑफ density of any substance with respect to density of water. वाटर की डेंसिटी के रिस्पेक्ट में जब हम रेशियो निकालते हैं, उसे टर्म देते हैं, उसका नाम रखते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। मैं ये क्यों आपको बताना चाह रहा हूं, नाम में डेंसिटी है लेकिन फिर भी ये डेंसिटी नहीं, डेंसिटी का रेशियो है। तो यू हैव टू कीप इन माइंड कि हाँ, डेंसिटी का जो यूनिट है वो तो है, लेकिन वेपर डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी जो कि डेंसिटी का रेशियो है, और रेशियो होने की वजह से इनकी कोई यूनिट नहीं है। दीज थ्री आर द डायमेंशनलेस क्वांटिटी, यूनिटलेस क्वांटिटी।
दूसरी बात जो आपको याद रखनी है सबसे इंपॉर्टेंट कि वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर वेट का फॉर्मूला क्या है, वेपर डेंसिटी इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2। नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं, परसेंटेज कंपोजिशन। बहुत ही बेसिक है, लेकिन बच्चा, स्टूडेंट, क्योंकि उसे फॉर्मूले से करता है, अक्सर गलत या सवाल को सॉल्व नहीं कर पाता है। परसेंटेज कंपोजिशन को अगर समझना है तो सबसे पहले परसेंटेज को समझो। मैंने बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लिया है। सपोज करो टोटल मार्क्स 100 हैं और एक स्टूडेंट के ऑब्टेन मार्क्स है 90, मतलब 100 में से उसे 90 मार्क्स मिले, 100 में से 90 नंबर मिले। मैंने कहा कितने परसेंट आए। आई एम डैम श्योर कोई भी बच्चा मुझे बता सकता है कि सर 100 में से 90 नंबर आए, मतलब जो परसेंट है वो 90/100 इंटू 100 90%। द सेम कंसेप्ट, बस फर्क इतना है कि ये नंबर पे नहीं है, ये केमिस्ट्री में मॉलिक्यूल में परसेंटेज निकालना है। और परसेंटेज हमें यहां पे नंबर का नहीं निकालना है, परसेंटेज वेट का निकालना है। नंबर का परसेंट निकालना था तो गिवन नंबर अपॉन टोटल नंबर इंटू 100। वेट का परसेंटेज निकालना है तो जिसका पूछा उसका वेट अपॉन टोटल वेट इंटू 100। वॉल्यूम का परसेंट निकालना है तो जिसका पूछा उसका वॉल्यूम अपॉन टोटल वेट इंटू 100। अरे मोल का परसेंट निकालना है तो जिसका पूछा उसका मोल अपॉन टोटल वेट इंटू 100। मैंने आपसे कहा CO2 में कार्बन का परसेंटेज कंपोजिशन कितना होगा, वेट परसेंटेज कितना होगा, इस टोटल में से कार्बन का कितना परसेंट है, व्हाट इज द परसेंट ऑफ कार्बन। जिसका पूछा है उसका वेट अपॉन टोटल वेट इंटू 100। किसका पूछा है, कार्बन का, तो एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 100। दिस विल बी द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन इन CO2। जब आप ये परसेंट निकालोगे, ये जो परसेंट है वो CO2 में कार्बन का परसेंट है। तो दुनिया में कहीं भी अगर आप CO2 को ऑब्टेन करते हैं, अगर आपको CO2 का सैंपल मिलता है तो उसमें कार्बन का वही परसेंट होगा जो यहां है। मतलब किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी एटम का जो परसेंटेज कंपोजिशन होता है वो फिक्स है, एंड दिस इज द वे वी कैन कैलकुलेट। इन द सेम वे अगर मैं आपसे कहूं H2O2 में हाइड्रोजन का परसेंटेज कंपोजिशन क्या होगा, फिर से वही लॉजिक। हमसे किसका परसेंट पूछा है, हाइड्रोजन का। किस चीज का परसेंट पूछा है, वेट का। तो किसका वेट, हाइड्रोजन का, अपॉन टोटल वेट इंटू 100। नाउ टेल मी वन थिंग, कॉमन सेंस। यहां पे 2 हाइड्रोजन है तो मैं यहां पे हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट लिखूं कि 2 हाइड्रोजन का लिखूं? ऑब्वियसली 2 हाइड्रोजन का। मतलब आप एक्सेप्ट करते हैं कि इस टोटल मॉलिक्यूल में, इस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन का जो टोटल वेट है मुझे वो लिखना पड़ेगा। ये जो 2 है इसे हम कहते हैं एटॉमिसिटी। द वर्ड वी यूज इज एटॉमिसिटी। तो यहां से हम एक फॉर्मूला लिख सकते हैं, वेरी वेरी सिंपल। किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी सब्सटेंस में किसी का परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है तो परसेंटेज कंपोजिशन इज इक्वल टू एटॉमिक वेट इनटू एटॉमिसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 100। एक बहुत इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल आता है जब सवाल हमसे यह कहता है कि अगर इस मॉलिक्यूल का मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट रखना है तो एटॉमिसिटी कितना होना चाहिए। एटॉमिसिटी कम होना चाहिए कि एटॉमिसिटी ज्यादा होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब यह है कि H2O2 में अगर हाइड्रोजन 2 की बजाय 1 होता तो ये परसेंटेज ज्यादा होता, कम होता? ऑफ कोर्स कम होता। तो जैसे जैसे एटॉमिसिटी बढ़ेगा वैसे वैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा। तो अगर मुझे मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट चाहिए तो एटॉमिसिटी को कितना रखना पड़ेगा, 1। मतलब अगर किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में सवाल मुझसे कहता है कैलकुलेट मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट, सवाल कहता है कैलकुलेट मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट, तो एक चीज बिल्कुल क्लियर कट आपके दिमाग में सेट हो कि अगर मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट है तो एटॉमिसिटी तो मुझे 1 ही रखना पड़ेगा। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल, वेरी वेरी सिंपल। जस्ट फील करो परसेंटेज का मतलब क्या है। और जब मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट बोले तो एटॉमिसिटी 1। इसी परसेंटेज कंपोजिशन के बेसिस पे जो सबसे इंटरेस्टिंग सवाल हमसे पूछा जाता है और एग्जाम में आया भी है वो है एम्पिरिकल फॉर्मूला पे। कैसे सवाल बनता है सीखते हैं। 2 टर्म्स हम जनरली सुनते हैं, व्हाट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला, अनदर इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। दोनों में अंतर है। जब आप किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहते हैं तो इसका यह मतलब है कि उस स्पीसीज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो फॉर्मूला है जिस रूप में वो नेचर में एग्जिस्ट करता है।
कार्बन डाइऑक्साइड अगर कभी नेचर मिलेगा तो CO2 के रूप में मिलेगा, दैट्स वाई द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज CO2। वाटर अगर कभी नेचर में आपको मिलेगा तो वह H2O के रूप में मिलेगा, दैट्स वाई द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O। किसी भी स्पीसीज का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है जिस रूप में वो नेचर में एग्जिस्ट करता है, लेकिन किसी भी स्पीसीज का जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है ये वो फॉर्मूला है जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स का अरेंजमेंट का सिंपलेस्ट रेशियो है। इन शॉर्ट मैं कह सकता हूं किसी भी केमिकल स्पीसीज का जो एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है जो ये रिप्रेजेंट करता है कि उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट हैं उनका सबसे सिंपलेस्ट रेशियो क्या है, उनके अरेंजमेंट में का सबसे सिंपलेस्ट रेशियो क्या है। एक एग्जांपल की मदद समझते हैं। मैंने आपके सामने लिखा CO2। जो ये CO2 है ये कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, क्योंकि नेचर में ये इसी के रूप में मिलता है। लेकिन अब मुझे लिखना है इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो जब मैं एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखूंगा तो व्हाट आई हैव टू थिंक द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। इसको कौन बना रहा है? कार्बन ऑक्सीजन। तो कार्बन कितना है? 1। ऑक्सीजन कितना है? 2। क्या 1 और 2 से छोटा रेशियो पॉसिबल है? नहीं। इसका मतलब दिस इज द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ इट्स कांस्टेंट एलिमेंट, और यही इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला है। मतलब ये पॉसिबल है कि एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कभी कभी सेम हो, जो कि होता है, बट एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑलवेज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो के बराबर हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एक और एग्जांपल समझते हैं। हमारे सामने है H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये जो है ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, क्योंकि नेचर में इसी के रूप में ये एग्जिस्ट करता है। अब मुझे लिखना है इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो एम्पिरिकल फॉर्मूले में करना क्या होगा हमें? सिंपलेस्ट रेशियो। किसका? कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट का। वो कौन है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कितने हाइड्रोजन? 2। कितने ऑक्सीजन? 2। तो इन दोनों का सिंपलेस्ट रेशियो मुझे लिखना है। तो 2:2 बोले तो 1:1। इसका मतलब ये जो मैंने आपके सामने लिखा है ये इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला है, विच इज नॉट द एक्चुअल फॉर्मूला इन विच इट एग्जिस्ट इन द नेचर। जिस रूप में वो नेचर में मिलेगा वो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, पर जो सिंपलेस्ट कंपोजिशन है, जो सिंपलेस्ट रेशियो है उसके कांस्टेंट एलिमेंट का वो एम्पिरिकल फॉर्मूला है। मतलब अगर अपन सिंपल शब्दों में सोचे तो ये सोचे, अच्छा एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखना है तो कांस्टेंट एलिमेंट का सिंपलेस्ट रेशियो लिखना है। ये रेशियो है किस चीज का? ये क्या है 1:1? ये क्या है 2:2? ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये समझ लिया तो सारा न्यूमेरिकल कर लिया। अगर CO2 का एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल, मैं एक मोल नहीं कह रहा हूं, मैं एक मॉलिक्यूल कह रहा हूं, तो CO2 के एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन है? एक मॉलिक्यूल में एक कार्बन। एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन? 2 ऑक्सीजन। मतलब ये एक मॉलिक्यूल है तो कार्बन एक नंबर है, 2 ऑक्सीजन का एक नंबर ही तो है, नंबर ऑफ एटम्स। मतलब ये जो एटॉमिसिटी है ये नंबर ऑफ एटम को रिप्रेजेंट करती है। अब इमेजिन करो CO2 का एक मोल है। कितने मोल है? एक मोल। एंड यू नो वेरी वेल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 मोल। 6.022 into 10 की पावर 23। एक CO2 नहीं, 2 CO2 नहीं, 10 CO2 नहीं, एक मोल CO2 है। एक CO2 में एक कार्बन, तो 2 CO2 में 2 कार्बन, 10 CO2 में 10 कार्बन, तो एक मोल CO2 में एक मोल कार्बन। दिस इज द पॉइंट। ये जो एटॉमिसिटी है ये मोल को भी रिप्रेजेंट करता है। H2O2 के एक मोल में कितने हाइड्रोजन? 2 मोल। कितने ऑक्सीजन? 2 मोल। तो जो मैं ये सिंपलेस्ट रेशियो लिख रहा हूं ये किसका लिख रहा हूं? मोल का। मीन्स टू से न्यूमेरिकल कुछ भी आए। अब कैसे कैसे न्यूमेरिकल आते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूले के ऊपर? सवाल में कभी मोल गिवन होता है, मोल गिवन है तो कुछ है ही नहीं। मैंने कहा हाइड्रोजन के 2 मोल, ऑक्सीजन के 2 मोल, बताओ इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा? तो आपने मोल का सिंपलेस्ट रेशियो निकाल दिया और यही इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला है। इमेजिन करो मोल ना दे गिवन हो, क्या वेट गिवन है। मैं सवाल ऐसे कहता, कार्बन के 12 ग्राम से एक अननोन सैंपल है, उसमें कार्बन का 12 ग्राम है, ऑक्सीजन का 32 ग्राम है। व्हाट विल बी द एम्पिरिकल फॉर्मूला? 32 ग्राम है, ऑक्सीजन का 32 ग्राम है, व्हाट विल बी द एम्पिरिकल फॉर्मूला? 32 ग्राम है, ऑक्सीजन का 32 ग्राम है, व्हाट विल बी द एम्पिरिकल फॉर्मूला? 32 ग्राम है, ऑक्सीजन का 32 ग्राम है, व्हाट विल बी द एम्पिरिकल फॉर्मूला? व्हाट विल बी द एम्पिरिकल फॉर्मूला?
मेरे दिमाग में एक चीज क्रिस्टल क्लियर है कि अगर मुझे एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखना है तो मुझे मोल निकाल के उसका सिंपलेस्ट रेशियो लिखना है, पर सवाल में मुझे गिवन क्या है? वेट। मुझे निकालना क्या है? मोल। तो कार्बन कितने ग्राम? 12 ग्राम। तो 12/12 1 मोल, 32/32 1 मोल। इसका मतलब अगर यहां पे गिवन होता 1 ग्राम और 32 ग्राम तो मैं क्या करता? यहां पे इस प्रकार से इसका सिंपलेस्ट रेशियो लिखता। कभी मोल गिवन है तो सिंपल मोल का सिंपलेस्ट रेशियो, कभी वेट गिवन है तो वेट को मोल में कन्वर्ट करो और फिर उसका सिंपलेस्ट रेशियो, कभी नंबर गिवन है तो नंबर गिवन है तब भी नंबर को मोल में कन्वर्ट करो उसका सिंपलेस्ट रेशियो। सबसे इंटरेस्टिंग केस आता है जब परसेंटेज कंपोजिशन गिवन हो। मैंने इन तीनों में आपसे यही कहा कि सवाल में वेट दे, सवाल में नंबर दे, सवाल में मोल दे, आपको मोल का सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है, वही इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा। लेकिन अगर परसेंटेज कंपोजिशन दिया है तो अब क्या करना होगा? एक न्यूमेरिकल की मदद समझते हैं कि अगर परसेंटेज कंपोजिशन दिया है हम कैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करें। तो परसेंटेज कंपोजिशन पे अपने सामने एक न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल ये है, इन अ कंपाउंड x इज 75.8% एंड y इज 24.2% बाई वेट प्रेजेंट। एक अननोन सैंपल है, उसमें x है, उसमें y है, और उसमें जो x है उसका परसेंटेज कंपोजिशन है 75.8 और जो y है उसका परसेंटेज कंपोजिशन है 24.2 बाई वेट। यही न्यूमेरिकल करने की जान है। आगे सवाल कहता है इफ एटॉमिक वेट ऑफ x एंड y आर 24 एंड 16 रेस्पेक्टिवली देन कैलकुलेट एम्पिरिकल फॉर्मूला। दोनों का परसेंटेज कंपोजिशन दिया है, दोनों का एटॉमिक वेट दिया है और अपने से एम्पिरिकल फॉर्मूला पूछा है। पहले इसको फील करना पड़ेगा कि परसेंटेज कंपोजिशन दिया है तो सच में दिया क्या है। सपोज करिए ये जो मेरे सामने डस्टर है इसका जो ये आउटर कवर है इसका टोटल वेट है 100 ग्राम। सपोज 100 ग्राम। केमिकल डिटेक्शन टेक्निक की मदद से मैंने डिटेक्ट किया कि इस कवर में दो अननोन एलिमेंट हैं, एक है x दूसरा y। इसका वेट कितना है? 100 ग्राम। डिटेक्शन से पता चला कितने एलिमेंट है? दो। एक का नाम है x, दूसरे का नाम है y। अब मुझे पता चला कि जब मैंने सैंपल 100 ग्राम लिया था तो 100 में से x के 75 ग्राम है। अब अगर 100 में से x के 75 ग्राम है तो x का कितना परसेंट हुआ? 75%। y के कितने ग्राम बचे? ऑब्वियसली दो ही स्पीसीज हैं x और y। x 75 है तो y कितना हुआ? 25। तो y का कितना परसेंट हुआ? 25। मतलब x और y का मुझे परसेंटेज पता है। अब थोड़ा सा सवाल को उल्टा सोचते हैं। 100 ग्राम में मुझे x और y पता था तो उसका परसेंट निकाल लिया। उल्टा ये सोचिए कि अगर मुझे परसेंटेज पता है, क्या पता है? परसेंटेज। तो अगर मैं 100 ग्राम का सैंपल मान लूं तो क्या 100 ग्राम के सैंपल में जो परसेंटेज है वही उसका वेट है? सवाल खत्म। मतलब 100 ग्राम में जो x है वो कितने ग्राम है? 75.8 ग्राम। जो y है वो कितने ग्राम है? 24.2 ग्राम। ये सवाल ऐसा नहीं हो गया कि मुझे वेट गिवन है और मुझसे एम्पिरिकल फॉर्मूला पूछा है। मैंने कुछ देर पहले कहा था नंबर गिवन हो, वेट गिवन हो, मोल गिवन हो, कुछ भी गिवन हो, अपने को एंड ऑफ द डे मोल निकाल के ही उसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला बताना है। अरे परसेंटेज कंपोजिशन गिवन है मतलब वेट गिवन है तो वेट से मोल निकाल ले। तो देखिए मैंने सवाल कैसे सॉल्व किया। आउट ऑफ 100 ग्राम x इज 75.8 ग्राम, y इज 24.2 ग्राम। इसका मतलब x और y का हम मोल निकाल लें। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोल? मोल इज इक्वल टू वेट इन ग्राम्स अपॉन एटॉमिक वेट। वेट इन ग्राम्स अपॉन एटॉमिक वेट। कितना वेट है? 75.8 अपॉन 24। कितना वेट है? 24.2 अपॉन 16। आप दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3.1.5। पॉइंट टू बी नोटेड। अगर मुझे एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखना है तो मुझे सिंपलेस्ट फॉर्मूला लिखना है। डेसिमल कैन नॉट बी द सिंपलेस्ट फॉर्म। 1.5 is not the simplest ratio. 3.1 is not the simplest ratio. तो सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए इसमें से जो सबसे छोटा नंबर था मैंने उस नंबर से इन दोनों को डिवाइड कर दिया। कौन है वो? 1.5। मैंने इन दोनों क्या कर दिया? डिवाइड। तो 3.1 अपॉन 1.5, 1.5 अपॉन 1.5, इट कम्स आउट 1, इट कम्स आउट 2।
क्या इससे छोटा रेशियो पॉसिबल है? नहीं। इसका मतलब इस सैंपल में जिसमें x का इतना परसेंट है, y का इतना परसेंट है, उससे बनने वाला जो सिंपलेस्ट फॉर्मूला है वो x2y1, हेंस इट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला के बाद जो नेक्स्ट का कंसेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं वो है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। पूरी केमिस्ट्री में क्वांटिटेटिव एनालिसिस मतलब कुछ रिएक्टेंट का डाटा गिवन है और आपसे कुछ प्रोडक्ट के बारे में पूछ रहा है, या हो सकता है किसी एक रिएक्टेंट का डाटा दिया हो, किसी दूसरे रिएक्टेंट का पूछा हो। इन शॉर्ट, किसी का अमाउंट गिवन है, किसी का डाटा गिवन है, किसी का अमाउंट, किसी का मोल, किसी का वेट, किसी का दूसरा डाटा आपसे पूछ सकता है। दैट इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। पूरी केमिस्ट्री में क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने का जो सबसे यूनिक और जो सबसे शानदार तरीका है वो है मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट, हमने मोल को समझा। क्यों मोल को समझा? उससे एक तरीका निकल के आने वाला है, एक कंसेप्ट निकल के आएगी, एक थ्योरी निकल के आएगी जो कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस के सवालों को करने का अचूक इलाज है। तो वही हेडिंग है, स्टोइचियोमेट्री बेस्ड कंसेप्ट। हां, मोल कंसेप्ट अगर आपको लगाना है तो एक बात आप सबके दिमाग में क्लियर रहे, मोल कंसेप्ट लगाना है तो आपको रिएक्शन लिखना पड़ेगा, उसे बैलेंस करना पड़ेगा। बिना उसके मोल कंसेप्ट के बारे में मत सोचना। वो क्या होता है, वो कैसे सॉल्व होता है, हम सब कुछ समझेंगे। लेकिन अक्सर जल्दबाजी में जो हम गलती करते हैं वो यह है रिएक्शन को बैलेंस ना करने की। बिना रिएक्शन को बैलेंस किए आप मोल कंसेप्ट के बारे में नहीं सोच सकते। अगर किसी सवाल में मुझे कुछ रिएक्टेंट का डाटा गिवन है और कुछ रिएक्टेंट के बारे में पूछ रहा है और मोल कंसेप्ट से आपको करना है तो कुछ सेट ऑफ रूल्स है जिन पे ही आपको चलना है। हां, प्रैक्टिस करते करते, न्यूमेरिकल सॉल्व करते करते इतना हमें याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बट ऑब्वियस हो जाता है। लेकिन स्टार्टिंग में आपको इसी हिसाब से चलना पड़ेगा। रूल नंबर 1, सबसे पहले रिएक्शन को लिखना पड़ेगा। मैंने कहा N2 की रिएक्शन है, H2 से हुई अमोनिया बना। न्यूमेरिकल में केवल लैंग्वेज गिवन होगी, बट अगर आप मोल कंसेप्ट लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको रिएक्शन लिखना पड़ेगा, उसे बैलेंस करना पड़ेगा। बिना बैलेंसिंग के आप मोल कंसेप्ट के बारे में मत सोचिएगा। हां, अक्सर न्यूमेरिकल्स में बैलेंस रिएक्शन गिवन होती है, अदरवाइज आपको बैलेंस करना पड़ेगा। सो रूल नंबर 1, रिएक्शन लिखना पड़ेगा, उसे बैलेंस करना पड़ेगा। जब आपने रिएक्शन को बैलेंस कर दिया तो आपको चेक करना है कि उसमें जो डाटा गिवन है वो किस में गिवन है। कभी वेट गिवन होगा तो कभी वॉल्यूम गिवन होगा तो कभी नंबर गिवन होगा। जितना भी डाटा है, जितने भी रिएक्टेंट का है, जितने भी प्रोडक्ट का है, उन सबको आप मोल में कन्वर्ट कर लें। रूल नंबर 3, कन्वर्ट ऑल गिवन डाटा इन मोल्स। सबसे पहले रिएक्शन लिखना पड़ेगा, उसे बैलेंस करना पड़ेगा, सभी डाटा को मोल में कन्वर्ट कर लेना और फिर अपने आप से चेक करिएगा कि क्या उसमें एक रिएक्टेंट है या मोर देन वन रिएक्टेंट है। अगर एक रिएक्टेंट है, दैट विल बी द केस 1। अगर एक रिएक्टेंट है तो सो सिंपल सवाल, आप सीधे यूनिटरी मेथड सॉल्व करिए, मोल कंसेप्ट अप्लाई करिए और आंसर आपके सामने। लेकिन सवाल सिंपल नहीं आता, जो ट्विस्ट है वो है केस 2 में। अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट दिया है, इफ डाटा ऑफ मोर देन वन रिएक्टेंट इज गिवन, देन आइडेंटिफाई विच इज लिमिटिंग रिएजेंट। इन शॉर्ट, अगर मुझे क्वांटिटेटिव बेस्ड सवाल सॉल्व करना है तो मुझे रिएक्शन को लिखना पड़ेगा, उसे बैलेंस करना पड़ेगा, सभी डाटा को मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर अपने आप से पूछना पड़ेगा कि भैया एक रिएक्टेंट है कि एक से ज्यादा रिएक्टेंट है। अगर एक रिएक्टेंट है तो कोई लफड़ा ही नहीं, पर अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट है, अगर 2 रिएक्टेंट 3 रिएक्टेंट एक साथ रिएक्ट हो रहे हैं और दोनों का स्पेसिफिक लिमिटेड अमाउंट है, तो यू हैव टू थिंक कि उनमें से कौन लिमिटिंग रिएजेंट। व्हाट इज दिस लिमिटिंग रिएजेंट? लिमिटिंग रिएजेंट एक ऐसा रिएजेंट है, एक ऐसा केमिकल स्पीसीज है जो रिएक्शन में पहले कंज्यूम हो जाएगा, पहले खत्म हो जाएगा और उसके खत्म होने से रिएक्शन रुक जाएगी। क्या बहुत सिंपल सी बात है। ए की रिएक्शन हुई बी से तभी बना सी।
सी के बनने की वजह क्या केवल ए है? ना। क्या केवल बी है? ना। जब ए और बी दोनों होंगे तभी तो सी बनेगा। अब इन दोनों के रिएक्शन होने का एक रेशियो है। दूसरे तरीके समझे, इमेजिन करिए मेरे पास एक सिंपल से रिएक्शन है N2+3H2 gives 2 moles of अमोनिया। ये रिएक्शन है, ये बैलेंस है। ये रिएक्शन हमसे कह क्या रही है? इस बैलेंस रिएक्शन का मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस रिएक्शन? कि जब जब ये रिएक्शन होगी तब तब नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल, अगर मॉलिक्यूल के टर्म्स पे सोचे तो, तब तब नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा और तब तब अमोनिया का 2 मॉलिक्यूल बनेगा। ना तो ये 1 होगा, ना तो ये 3 होगा, ना तो ये 2 होगा। ये 2 इसलिए है क्योंकि ये 1 है, ये 3 है। ये नाइट्रोजन है। एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन से रिएक्शन कर रहा है, तभी कहीं जाके अमोनिया के 2 मोल बने, 2 मॉलिक्यूल बने। अगर ये 1 होता, ये 3 की बजाय 2 होते, तो आप मुझे बताओ क्या ये 2 मोल्स अमोनिया बनते? नहीं। ये नहीं होता, केवल नाइट्रोजन होता तो क्या अमोनिया बनता? नहीं। इसीलिए जब एक से ज्यादा रिएक्टेंट दिया होगा तो हमें सोचना पड़ेगा कि कहीं कोई लिमिटिंग रिएजेंट तो नहीं, और अगर उनमें से कोई लिमिटिंग रिएजेंट है तो यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट रिएजेंट, क्योंकि बिना उस रिएजेंट के आइडेंटिफिकेशन के आप सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते। लिमिटिंग रिएजेंट पता कैसे करें? पता कैसे करें ऐसा कौन सा रिएजेंट है जिसके खत्म होने से रिएक्शन रुक जाएगी? पता कैसे करें ऐसा कौन सा रिएजेंट है जो रिएक्शन को लिमिट कर रहा, क्योंकि आखिरकार यही वो रिएजेंट है जो डिसाइड करेगा प्रोडक्ट कितना बनेगा। अरे जब ये खत्म हो जाएगा तो कहां से अमोनिया बनेगा? तो अमोनिया के बनने का डिसीजन कौन करेगा? जो एक्सेस में है कि जो कम में है? जो कम में है। जब कम वाला रहेगा ही नहीं तो कहां से अमोनिया का प्रोडक्शन होगा? तो वी हैव टू आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएजेंट। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं लिमिटिंग रिएजेंट कैसे पता करें। एक ट्रिक बताता हूं कि लिमिटिंग रिएजेंट का आइडेंटिफिकेशन कैसे करें। तो अब लिमिटिंग रिएजेंट का पता कैसे करें, तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, एक छोटे से न्यूमेरिकल की मदद से, एक एग्जांपल की मदद से। डिटेल में न्यूमेरिकल हम कुछ ही देर में करेंगे। रिएक्शन है हाइपोथेटिकल और बैलेंस है, मान लेते हैं A+2B gives 3C+4D। ओके, T = 0 पे इनिशियली, 0 का मतलब इनिशियली A के 10 मोल है, B के 10 मोल है, और सवाल आपसे कह रहा है कि आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएजेंट। वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, बट आई एम टेलिंग यू द मोस्ट simplest way to identify limiting reagent। सवाल में वेट दे, सवाल में वॉल्यूम दे, सवाल में नंबर दे, सबसे पहले मोल में कन्वर्ट करिए। वो रूल अपना कभी फेल नहीं होगा। रूल नंबर 1 रिएक्शन को लिखिए, रूल नंबर 2 रिएक्शन को बैलेंस करिए, रूल नंबर 3 सभी डाटा को मोल में कन्वर्ट करिए। मैंने ऑलरेडी वो तीनों स्टेप कर लिए हैं। फिर सोचिए कि एक रिएक्टेंट है कि एक से ज्यादा रिएक्टेंट, क्योंकि इस न्यूमेरिकल में एक से ज्यादा रिएक्टेंट हैं और दोनों ही रिएक्ट कर रहे हैं और दोनों का अमाउंट स्पेसिफाइड है, तो मुझे एक बार ये सोचना पड़ेगा कहीं ऐसा तो नहीं कि इनमें से कोई पहले खत्म हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं इनमें से कोई लिमिटिंग रिएजेंट है, और इसीलिए मुझे लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में सोचना पड़ेगा, उसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो ट्रिक ये है कि जो भी गिवन अमाउंट है मोल्स में, उसे उसकी स्टोइचियोमेट्री से डिवाइड कर दीजिए। इसकी स्टोइचियोमेट्री कितनी? 1, तो 10/1 कितना? 10, ये रेशियो है। इसके मोल कितने? 10। इसकी स्टोइचियोमेट्री कितनी? 2, तो 10/2 5, ये रेशियो। विच इज द स्मॉलेस्ट रेशियो? दिस वन। तो जिसका रेशियो छोटा आएगा, इस ट्रिक से हमें पता चल जाएगा कि वही लिमिटिंग रिएजेंट है, वही LR है। गिवन डाटा होगा, उसे मोल में कन्वर्ट करिए, स्टोइचियोमेट्री से डिवाइड करिए, जिसका रेशियो छोटा आएगा वही LR होगा। जल्दबाजी में स्टूडेंट्स जो सबसे बड़ी मिस्टेक करते हुए ये कि वो ये जो रेशियो आता है ना, वो सोचते हैं यही उनका नया अमाउंट है। वो ये भूल जाते हैं कि अमाउंट तो 10-10 मोल ही थे। ये रेशियो निकाल के वो पता कर रहे हैं कि इनमें से कौन सा LR। मतलब आप ये मत सोचना कि इसके 5 मोल हो गए, आप ये मत सोचना कि इसके 10 मोल हो गए। 10 थे वो तो 10 ही हैं, इसके भी 10 थे, इसके भी 10 हैं। ये रेशियो निकाल के बस हमने पता किया है कि कौन इनमें से LR है। यही मैंने यहां पे लिखा है द बिगेस्ट मिस्टेक, दिस इज रेशियो ओनली, दिस इज नॉट न्यू मोल्स। ठीक है सर,
हमने रिएक्शन को लिख लिया, उसे बैलेंस कर लिया, सभी डाटा को मोल में कन्वर्ट कर लिया, देखा कि एक रिएक्टेंट है कि एक से ज्यादा रिएक्टेंट है। अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट होगा तो एलआर लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में सोचेंगे और हम उस लिमिटिंग रिएजेंट का पता करेंगे। सर लिमिटिंग रिएजेंट का पता करके फिर क्या करेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट ही वो रिएजेंट है जो रिएक्शन में पहले कंज्यूम हो रहा, तो लिमिटिंग रिएजेंट ही वो रिएजेंट है जो प्रोडक्ट का कितना मोल बना उसका डिसीजन करेगा। अमाउंट ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट विल नॉट बी डिसाइडेड with the help of that reactant which is in excess. It will be decided with the help of that reactant which is LR, limiting reagent. इसलिए हमें LR का पता करना पड़ेगा। ठीक है साहब, हमने रिएक्शन लिख लिया, बैलेंस कर लिया, LR भी पता कर लिया, अब क्या? अगर आप मुझसे सवाल कहते कि इसके 10 मोल है, इसके 10 मोल है, तो C और D के कितने मोल बने, कैसे पता करें? मैं आपको सिखाने वाला हूं एक और न्यूमेरिकल की मदद से। तो एक न्यूमेरिकल की मदद से समझते हैं। H2 gas plus half O2 gas gives H2O gas। ये गिवन है इनिशियली कि हाइड्रोजन के 4 ग्राम हैं और ऑक्सीजन के 32 ग्राम्स हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर एट एसटीपी। रिएक्टेंट्स का डाटा गिवन है, प्रोडक्ट का वॉल्यूम पूछा है। क्या ये क्वांटिटेटिव बेस्ड सवाल हुआ? ऑब्वियसली क्वांटिटी गिवन है और किसी की क्वांटिटी पूछा है। अब हम सवाल सॉल्व कैसे करें? सबसे यूनिक तरीका है मोल कंसेप्ट, और अभी हम मोल कंसेप्ट पे ही बात कर रहे हैं। लेकिन मोल कंसेप्ट करने का कुछ सेट ऑफ रूल है जो मैंने आपको अभी बताया था, तो उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हैं। रूल नंबर 1, सबसे पहले रिएक्शन लिखना पड़ेगा। क्या रिएक्शन लिख लिया? लिख लिया। रूल नंबर 2, रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। क्या रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है? रूल नंबर 3, सभी डाटा को मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाइड्रोजन के 4 ग्राम दिए हैं, ऑक्सीजन के 32 ग्राम दिए हैं, क्या इनको हम मोल में कन्वर्ट कर लें? डाटा गिवन है वेट का, तो मोल में कन्वर्ट किया, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। इसके 2 मोल आ गए, इसके 1 मोल आ गए। सभी डाटा को मोल में कन्वर्ट करो। हमने सभी डाटा को मोल में कन्वर्ट कर लिया। अब सवाल आता है कि क्या एक रिएक्टेंट है कि एक से ज्यादा रिएक्टेंट है? जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें इसके 2 मोल हैं, इसके 1 मोल है, मतलब मोर देन 1 रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंट। और जब एक से ज्यादा रिएक्टेंट प्रेजेंट होंगे तो हमें लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कोई रिएजेंट ऐसा भी हो जो पहले खत्म हो जाए और उसके खत्म हो जाने से रिएक्शन रुक जाएगी। तो अभी मैंने आपको लिमिटिंग रिएजेंट पता करने का एक ट्रिक बताया था, वो ये था कि जो भी रिएक्टेंट है उसका जो मोल है उनको उसकी स्टोइचियोमेट्री से डिवाइड कर दीजिए। मैंने इसको इसकी स्टोइचियोमेट्री से डिवाइड किया, मैंने इसके मोल को इसकी स्टोइचियोमेट्री से डिवाइड किया, तो जैसे डिवाइड किया दोनों का रेशियो आया 2:2। कहने का मतलब है दोनों का रेशियो इक्वल है। ये कहने का मतलब है या तो ये दोनों ही लिमिटिंग रिएजेंट हैं, या आप ये भी कह सकते हो कि ये दोनों ही एक साथ खत्म हो रहे हैं। मतलब ये जो रिएक्शन है एंड ऑफ द डे कंप्लीट हो जाएगी, रिएक्टेंट पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाएगा। सबसे पहले रिएक्शन को लिखा, उसे बैलेंस किया, सभी डाटा को मोल में कन्वर्ट किया। अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट होंगे तो एलआर के बारे में सोचना पड़ेगा। रेशियो निकाल के हमने एलआर का पता किया। अगर एलआर पता चल गया तो अब सभी सवालों का जवाब हमें एलआर की मदद से ही देना पड़ेगा। अब मुझे अगर इस H2O के बारे में बताना है तो मैं केवल एलआर से कह सकता हूं। फिलहाल इस सवाल में बहुत ही सिंपल केस है, दोनों ही एलआर है, इनमें से आप किसी की मदद से बता सकते हैं। सर बताएं कैसे, मोल कंसेप्ट लगाएं कैसे? जो ये रिएक्शन बैलेंस है ना, इसका स्टोइचियोमेट्री हमसे कुछ कह रहा है। वो ये कह रहा है कि जब जब ये रिएक्शन होती है तब तब इसका 1 मोल इसके आधे मोल से रिएक्ट करके इसका 1 मोल बनाता है। जब जब इसका 1 मोल रिएक्ट करता है तब तब इसका 1 मोल बनता है। सर आपको कैसे पता चला 1 मोल से 1 मोल? यही तो बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन की ताकत है। क्यों आप बैलेंस करते हो? ये स्टोइचियोमेट्री में क्या बताता है? जब जब इसका 1 मोल इसके हाफ मोल से रिएक्शन करेगा तब तब इसका 1 मोल बनेगा। इस पूरे रिएक्शन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो।
तो इसके 2 मोल हो जाएंगे, इसके 1 मोल हो जाएंगे, इसके 2 मोल हो जाएंगे। तो अब मैं ऐसे कहूंगा कि जब जब इसके 2 मोल रिएक्ट करेंगे इसके 2 मोल बनेंगे, 1 मोल से 1 मोल, 2 मोल से 2 मोल, लॉजिकली तो है। यही मोल कंसेप्ट है, यही यूनिटरी मेथड है। हमने रिएक्शन को लिख लिया, उसे बैलेंस कर लिया, सभी डाटा को मोल में कन्वर्ट कर लिया, एलआर का पता कर लिया। चलो सवाल को सॉल्व करें, H2 का अमाउंट निकालें। तो मैं कह सकता हूं किसी भी रिएक्टेंट की मदद से फिलहाल मैंने H2 से सॉल्व किया। इस रिएक्शन के हिसाब से जो कि बैलेंस है, 1 मोल ऑफ H2 गिव्स 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ H2 गिव्स 1 मोल ऑफ वाटर। 1 मोल देता है, पर मेरे पास कितने मोल हैं? 2। तो 1 मोल से 1 मोल, तो 2 मोल से 2 मोल, मतलब वाटर के कितने मोल बने? 2 मोल। लेकिन सवाल को जरा ध्यान से पढ़ेंगे बच्चों, सवाल में मोल नहीं पूछा, सवाल में वॉल्यूम पूछा है। तो मोल मिल गया तो क्या वॉल्यूम नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर की मदद से वॉल्यूम हो जाएगा नंबर ऑफ मोल 2 इंटू 22.4, बोले तो 44.8 लीटर ऑफ वाटर वेपर। वेरी वेरी सिंपल। एक और सवाल करते हैं, एक और एग्जांपल से, थोड़ा इंटरेस्टिंग सवाल। तो इस अगले न्यूमेरिकल में उसी कंसेप्ट बेस्ड ये क्या कह रहा है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन, एक रिएक्शन गिवन है, इफ 10 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद नाइट्रोजन। हाइड्रोजन के 10 ग्राम्स हैं, पर नाइट्रोजन के बारे में ऐसा कोई स्पेसिफाइड नहीं है। व्हाट विल बी वॉल्यूम ऑफ अमोनिया एट एसटीपी? क्या हम इस सवाल को मोल कंसेप्ट से करें? अगर सवाल को मोल कंसेप्ट से करना है तो रूल नंबर 1, सबसे पहले रिएक्शन को लिखना पड़ेगा, जो हमने लिख लिया। रूल नंबर 2, जो रिएक्शन है उसे बैलेंस करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने पहले कहा, हालांकि बैलेंस रिएक्शंस गिवन होती हैं, बट इस सिचुएशन में मैंने रिएक्शन को बैलेंस किया है, और बैलेंस किया है N2 + 3H2 gives 2 moles of ammonia, रूल नंबर 2। सबसे पहले रिएक्शन को लिखना पड़ेगा, उसे बैलेंस करना पड़ेगा, सभी डाटा को मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मुझे डाटा किसका गिवन है? हाइड्रोजन का। कितने ग्राम गिवन है? 10 ग्राम। किस में कन्वर्ट करना है? मोल में। सो नंबर ऑफ मोल्स विल बी 10/2, दैट इज 5। एक रिएक्टेंट का मोल हमने निकाल लिया, पर सर नाइट्रोजन का मोल तो गिवन नहीं है। अगर आप ध्यान से पढ़ो सवाल को, उसने क्या कहा है, 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद नाइट्रोजन, मतलब जो नाइट्रोजन है वो एक्सेस में है, और जो एक्सेस में है वो कभी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं हो सकता। एक बात तो श्योर शॉर्ट क्लियर है कि इस बार जो रिएक्शन में प्रोडक्ट का डिटर्मिनेशन होगा वो केवल हाइड्रोजन की वजह से होगा। जब तक हाइड्रोजन रहेगा तब तक रिएक्शन चलती रहेगी, तब तक अमोनिया बनता रहेगा। जैसे ही हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा वैसे ही अमोनिया का प्रोडक्शन भी रुक जाएगा। व्हाट इज द डिटरमाइनिंग फैक्टर? वो कौन है जो अमोनिया को डिसाइड कर रहा है? वो है हाइड्रोजन। सबसे पहले रिएक्शन को लिख लिया, उसे बैलेंस कर लिया, सभी डाटा को मोल में कन्वर्ट कर लिया। फिर ये चेक करना है कि एक रिएक्टेंट है कि एक से ज्यादा रिएक्टेंट है। यहां पे तो सवाल कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली एक रिएक्टेंट का ही बन गया। जब एक रिएक्टेंट है तो कुछ करना ही नहीं। हमसे पूछा है अमोनिया का वॉल्यूम, चलो मोल कंसेप्ट लगाते हैं, इस स्टोइचियोमेट्री की मदद से अमोनिया का अमाउंट निकालते हैं। सवाल क्या कह रहा है? 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन। ये रिएक्शन को देखिएगा, जैसा मैंने पहले सवाल में किया था, एग्जैक्टली वही प्रोसेस है। ये रिएक्शन जो कि बैलेंस है, मैं ये कह सकता हूं कि जब जब ये रिएक्शन होगी तब तब नाइट्रोजन का 1 मोल हाइड्रोजन के 3 मोल से रिएक्शन करेगा, तब तब अमोनिया का 2 मोल बनेगा। या सवाल क्या हमसे हाइड्रोजन और अमोनिया के बारे में बात कर रहा है? हाइड्रोजन का डाटा दिया है, अमोनिया के बारे में पूछा है, तो मैं क्यों इसके बारे में बात करूं? मैं सीधे यहां से कह सकता हूं 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गिव्स 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। इसका यह मतलब है कि 3 मोल हाइड्रोजन अगर 2 मोल अमोनिया देता है तो 1 मोल हाइड्रोजन कितने मोल अमोनिया बच्चों? 2/3 मोल्स ऑफ अमोनिया। पर क्या मेरे पास 1 मोल हाइड्रोजन है? नहीं, मेरे पास कितने मोल है? 5। हां, 3 मोल 2 मोल देगा, पर मेरे पास तो 5 मोल है। तो 3 मोल से 2 मोल, 1 मोल से 2/3 मोल, तो 5 मोल से 5 × 2/3 मोल्स ऑफ अमोनिया, दैट इज 3.33 मोल। आगे क्या सवाल हमसे मोल पूछा है? नहीं, हमसे क्या पूछा है? वॉल्यूम। तो मोल पता है, तो जैसा मैंने लास्ट सवाल में किया था, प्रॉब्लम में किया था, एग्जैक्टली उसी तर्ज पे यहां पे वॉल्यूम होगा मोल, दैट इज 10/3 × 22.4 व्हिच कम्स आउट 74.67 लीटर। मैं जितने भी सवाल कर रहा हूं, आप एक चीज ऑब्जर्व करो,
लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में जरूर सोच रहा हूं। नेवर एवर सॉल्व प्रॉब्लम विदाउट थिंकिंग अबाउट लिमिटिंग रिएजेंट, भले वो ना हो। इसी तर्ज पे कंबशन पे बेस्ड एक अगला सवाल करते हैं, बहुत ही प्यारा सवाल है। अगला सवाल एक और सवाल है कंबशन बेस्ड। सवाल कुछ ऐसा है, अ गैस मिक्सचर कंटेन्स 3 लीटर ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन, राइट। इन दोनों का ही कंपोजिशन है, अलग अलग नहीं है। अ गैसियस मिक्सचर, टोटल प्रोपेन और ब्यूटेन मिला के कितने लीटर है? 3 लीटर है। ऑन कंप्लीट कंबशन प्रोड्यूसेस 10 लीटर ऑफ CO2। दोनों ही है, हमें नहीं पता प्रोपेन कितने लीटर है, हमें नहीं पता ब्यूटेन कितने लीटर है। दोनों का कंप्लीट कंबशन होता है और CO2 के 10 लीटर ऑफ होते हैं। आई होप आप सब ये समझते हैं, जब हम कहते हैं कंप्लीट कंबशन, इसका मतलब वो जो स्पीसीज है वो सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में बर्न हो रही है, तो ऑक्सीजन कभी कम नहीं है, वो सफिशिएंट है। सवाल को मैं फिर से पढ़ता हूं। A gas mixture contains 3 liter of propane and butane. On complete combustion produces 10 liter of CO2. What will be the initial composition of propane and butane in the gaseous mixture? सवाल कैसे करें? अगर मैं सवाल को मोल कंसेप्ट से करूं तो मुझे सबसे पहले रिएक्शन को लिखना पड़ेगा और उसे बैलेंस करना पड़ेगा। तो मैं इस सवाल को मोल कंसेप्ट से ही कर रहा हूं और मैं इन दोनों रिएक्टेंट का, प्रोपेन और ब्यूटेन का कंबशन रिएक्शन लिख रहा हूं। तो प्रोपेन दैट इज C3H8, इसका मैं कंबशन रिएक्शन लिख रहा हूं। सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में ये कंबस्ट होगा, और जैसा कि आप सब जानते हैं किसी भी हाइड्रोकार्बन का जो कंबशन होता है उसका जो एंड प्रोडक्ट है वो CO2 और H2O ही होगा। इसी प्रकार से मैंने लिख लिया ब्यूटेन का कंबशन। ब्यूटेन का जब कंबशन होगा तब भी जो एंड प्रोडक्ट है वो CO2 और H2O ही होगा। सवाल यहां से शुरू हो रहा है। अभी मैंने रिएक्शन को लिखा है, और जैसा मैंने कहा कि अगर मोल कंसेप्ट को लगाना है तो आपको रिएक्शन को लिखना पड़ेगा और उसे बैलेंस भी करना पड़ेगा ना। हम इसे बैलेंस करते हैं। कार्बन 3 है तो यहां पर भी 3 कार्बन, ऑक्सीजन यहां पे 4 कार्बन है, यहां पर भी मैंने लिख दिया 4 कार्बन, और ये हो गया हमारा हाइड्रोजन 8 तो 4, और यहां पे आ गया 5। बैलेंस करते हैं ऑक्सीजन को। सो टोटल यहां पे ऑक्सीजन कितने हैं? 10, सो इट विल बी 5, यहां पे 13, सो इट विल बी 13/2। हमने रिएक्शन को लिख लिया, रिएक्शन को बैलेंस भी कर लिया। अब हम सवाल में अपना अप्रोच लगाते हैं। प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों मिला के 3 लीटर है। हमसे इनिशियल कंपोजिशन पूछा है तो एज्यूम कर लेते हैं कि आउट ऑफ 3 लीटर प्रोपेन इज X लीटर। सो सिंपल, अगर टोटल 3 लीटर है और हमने प्रोपेन को X लीटर माना है तो ऑब्वियस सी बात है जो ब्यूटेन है वो 3 - X लीटर ही तो होगा। मतलब इसके कितने कंबस्ट हो रहे हैं? X लीटर। इसके कितने हो रहे हैं? 3 - X लीटर। इस रिएक्शन को अगर मैं ध्यान से देखूं और ये बैलेंस है तो एक चीज बहुत क्लियर कट पता चल रही है कि जब जब इसका 1 मोल कंबस्ट होता है तो ये CO2 के 3 मोल बनाता है। या मैं ये भी कह सकता हूं फॉर द गैसियस रिएक्शन जो कि है कि इसका 1 लीटर जब जब कंबस्ट होता है इसके 3 लीटर बनते हैं। जब जब इसका ब्यूटेन का 1 मोल कंबस्ट होता है तो इसके 4 मोल बनते हैं। या जब जब इसका 1 लीटर कंबस्ट होता है तो इसके कितने लीटर बनेंगे? 4 लीटर। यही तो बैलेंस रिएक्शन का जादू है। 1 से 3, 1 से 4। क्या मेरे पास 1 लीटर है? नहीं। कितने लीटर है? X लीटर। तो X लीटर से कितने लीटर? 3X लीटर। ये कितने लीटर है? 3 - X। तो इसके कितने लीटर? 1 लीटर से 4, तो 3 - X से 4 इंटू 3 - X। मैं टोटल वॉल्यूम ऑफ CO2 यहां लिख रहा हूं, ये हो गया मेरे पास 3X, और ब्यूटेन से आया 4 इंटू 3 - X। अगर आप सवाल को ध्यान से पढ़े, सवाल कहता है आफ्टर कंप्लीट कंबशन इट प्रोड्यूसेस 10 लीटर, सो इट कम्स आउट 10 लीटर। इसको हम सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो दिस इज 3X प्लस 4 3 12 माइनस 4X विच इज इक्वल टू 10 लीटर एंड द वैल्यू ऑफ X विल बी 2। मतलब मुझे पता चल गया कि जो इनिशियल कंपोजिशन ऑफ प्रोपेन है वो आउट ऑफ 3 लीटर 2 लीटर है। तो सो सिंपल, ब्यूटेन कितना लीटर? 1 लीटर। दिस प्रॉब्लम आई सॉल्व विद द हेल्प ऑफ मोल कंसेप्ट। रिएक्शन को लिखा, उसे बैलेंस किया, और फिर मैंने इसे कुछ इस प्रकार से सॉल्व किया।